Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson A Girl with a Basket into Hindi. Dear student, this lesson has been written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of Supreme Court of America once he visited in 1950. विलियम सी डगलस अमेरिका के जज थे जो सन 1950 में भारत यात्रा किया, जिन्होंने सन 1950 में भारत की यात्रा किया। ड्यूरिंग ही विजिट, अपने यात्रा के दरमियान, ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्राम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। अपनी यात्रा के दरमियान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा ट्रेन के द्वारा किया। रानीखेत क्या है? रानीखेत इज़ अ हिल स्टेशन। रानीखेत एक हिल स्टेशन है। कहने का आशय है कि रानीखेत एक छावनी है जो कि हिमालय में स्थित है, विच इज सिचुएटेड इन हिमालय। He was a realist and supporter of लेबर। ही वॉज रियलिस्ट। रियलिस्ट का मतलब होता है कि वह वास्तविकता की घटना से प्रेरित थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और वह लेबर के, श्रम के सपोर्टर थे। सपोर्टर मीन्स समर्थक। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। ही आल्सो लव्ड, वह पसंद करते थे सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना को पसंद करते थे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को। देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का तात्पर्य होता है कि हम ऐसी चीज़ से प्रेरित हो जिस पर हमें पूरा विश्वास हो। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही वॉज फैसिनेटेड, वह आकर्षित थे, विद नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। और जब वह अपनी यात्रा के दरमियान भारत की यात्रा करते हैं तो वह यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत अधिक प्रभावित भी थे। अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस ऐसे। अ गर्ल विद अ बास्केट उनकी प्रसिद्ध निबंधों में से एक निबंध है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। I had left न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं चल चुका था। आई हैड लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है लीव का थर्ड फॉर्म है। लीव मीन्स छोड़ना। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था। फॉर हिमालयाज, किस स्थान को जाने के लिए? अर्थात मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से निकल चुका था या प्रस्थान कर चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक, जहाँ तक संभव हो सका, मैं बरेली तक बाई ट्रेन गया, अर्थात ट्रेन के द्वारा मैंने यात्रा किया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। एंड देन बाई कार, और तब मैंने आगे की यात्रा कार के द्वारा किया। टू रानीखेत, मतलब रानीखेत एक स्थान का नाम है। मैंने रानीखेत तक की यात्रा एक कार के द्वारा किया। रानीखेत है क्या? बताया गया है एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत एक पुरानी अंग्रेज़ों का हिल स्टेशन, अर्थात अंग्रेज़ों की छावनी थी। लोकेटेड ऑन, जो स्थित थी, कितनी ऊंचाई पर स्थित थी? 6000 फुट रिज अपोजिट 120 मील्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। फिर से देख लीजिए। इसके बाद मैंने रानीखेत तक कार के द्वारा यात्रा किया। रानीखेत अंग्रेज़ों की एक छावनी थी, हिल स्टेशन था जो स्थित था। कितने ऊंचाई पर स्थित था? 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। रिज मीन्स होता है ऊंचाई, जो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिटा, जिसके अपोजिट, अर्थात जिसके सामने 120 मील फैला हुआ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अर्थात जिसके सामने 120 मील की दूरी तक फैला हुआ हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थी। अर्थात उस रानीखेत का जो हिल स्टेशन था उसके ठीक सामने क्या था?
ए स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, अर्थात उसके सामने हिमालय का 120 किलोमीटर बर्फ से ढका हुआ भूभाग था, जो हिमालय का भूभाग था, जिसकी लंबाई कितनी थी? 120 किलोमीटर थी। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, यह रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, यह स्टेशन के सभी रास्तों पर रुकती थी। अर्थात चूँकि जो भी ट्रेन होती है तो पहाड़ियों पर चलने वाली ट्रेनें अक्सर धीमी रफ्तार से यात्रा किया करती थी, क्योंकि वहाँ पर मैदान नहीं होता। जब मैदान नहीं होता तो वहाँ पर ट्रेनों को चलाना इतना आसान नहीं होता, और वहाँ पर वही ट्रेन के ड्राइवर भेजे जाते हैं जो पर्याप्त मात्रा में दक्ष हों, कुशल हों, और वहाँ पर ट्रेनों की रफ्तार सीमित होती है, लिमिटेड होती है। जैसे वहाँ पर एक बाउंडेशन होता है रफ्तार में कि 30 किलोमीटर होनी चाहिए कि 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बाउंडेशन के अंतर्गत ही वहाँ पर ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अदरवाइज एक्सीडेंट में भी हैपेंड, अन्यथा दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो जो ट्रेन थी लगभग सभी स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, स्टॉप मीन्स अड्डा, प्रत्येक अड्डे पर आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट अर्थात मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक स्टॉपेज पर मैं अपने ट्रेन के डिब्बे को झटके दे करके खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और थोड़े समय के लिए प्लेटफार्म पर चलता था, इधर उधर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, द प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म थे, वर पैक्ड, पैक्ड मीन्स भीड़ भाड़ युक्त थे। पैक्ड का मतलब होता है भीड़ भाड़ युक्त, अर्थात क्राउडेड थे विद पीपल, लोगों से। अर्थात जो प्लेटफार्म थे, जो रेलवे स्टेशन थे, वह रेलवे स्टेशन लोगों के भीड़ से भरे हुए थे। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। अब कैसे लोग थे? जैसे सिख लोग भी स्टेशन पर देखे जा सकते थे, मुस्लिम लोग भी थे, हिंदू लोग थे, सोल्जर्स सिपाही भी थे, मर्चेंट्स और व्यापारी भी थे, प्रीट्स पुजारी भी थे, पोर्टर मीन्स कूली, बेगर्स भिखारी भी थे, हाकर मीन्स होता है फेरी वाले, अर्थात ऐसे सेलर जो एक स्थान से जा कर के दूसरे स्थान अपने उत्पाद को बेचते हैं, फेरी वाला जिसे कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट, ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन सभी, वाज बेयर फुट अर्थात नंगे पैर थे, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, क्योंकि यह घटना उन दिनों की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। सन 1950 के पास की घटना है, तो उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश की जो स्थिति थी शायद उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी समृद्ध नहीं थी। तो सभी लोग लगभग कैसे थे? बेयर फुट थे, अर्थात नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, ड्रेस्ड पोशाक में थे, लूज ढीले ढाले, व्हाइट गारमेंट अर्थात सफ़ेद वस्त्र, जो ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र की पोशाक पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, आई वुड आस्क मैं पूछा करता था, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से बातचीत किया करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, और तब मैं एक ऐसे व्यक्ति को पाता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम कितने लोगों से बातचीत करता? 3 लोगों से बातचीत करता। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मैं एक ऐसा व्यक्ति पाता था हु स्पोक इंग्लिश वेल, जो ठीक प्रकार से अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, जब मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को पा जाता जो अंग्रेजी बोलने में सामर्थ होता था, तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, तब हम सांसारिक मामलों में कुछ समय के लिए बातचीत करते थे। वी वुड टॉक, हम बातचीत किया करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड सांसारिक, अफेयर्स मामलों के विषय में हम बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और एवरी प्रत्येक, मेजर मीन्स बड़े, टॉपिक मीन्स
अरे अध्याय टॉपिक क्या है? अध्याय। तब हम प्रत्येक बड़े बड़े अध्याय पर या बड़ी बड़ी घटनाओं पर बातचीत किया करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज़ ऑफ द डे, और न्यूज़ जो समाचार होती थी, ऑफ द दिन का अर्थात दिन के समाचार जो प्रकाशित होती थी, दिन के उस दिन में प्रकाशित होने वाले समाचार के विषय में हम बातें किया करते थे। कहने का आशा यह है कि प्रत्येक दिन की मेन हेडिंग्स होती हैं, कुछ न कुछ प्रत्येक दिन की ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम चर्चा करते थे, अर्थात जो मुख्य बिंदु होता था उस दिन का, उसी पर हम लोग चर्चा या बातचीत किया करते थे। कहने का आशय है कि दिन में प्रसारित होने वाले समाचार के विषय में हम लोग कुछ समय के लिए बातें करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, प्राप्त करने की, फील मीन्स होता है अनुभव, पल्स मीन्स होता है नब्ज, पल्स मीन्स वैसे दाल भी होती है, लेकिन यहाँ पर पल्स का तात्पर्य हमारे नब्ज से है, ऑफ नेशन, राष्ट्र का। चेकिंग, जांच रहा था। ओपिनियन मीन्स राय, अगेंस्ट, विरुद्ध, ऑफिशियल, एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। ऑफिशियल का मतलब होता है, ऑफिशियल से यहाँ पर तात्पर्य है जो ऑफिस में काम करने वाले वर्करों से है, जो ऑफिस में वर्कर काम किया करते हैं, कर्मचारी। कहने फिर से देख लीजिए, इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार से मैं भारत की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। लोगों से बातचीत करने का मेरा मकसद क्या था? मतलब लोगों से बातचीत करने का केवल मेरा एक ही मकसद था कि मैं राष्ट्र के नब्ज को टटोलना चाहता था, भारत देश के विषय में कुछ जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन मतलब राय जानते हुए, मतलब राय लेते हुए, अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। कहने का आशय यह है कि सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोणों और रिपोर्टों के माध्यम से मैं भारत की नब्ज को टटोलना चाहता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट वह मार्ग, द रूट वह मार्ग, ले थ्रू जाता था या निकलता था, वन ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे समृद्ध, इंडियाज भारत का एग्रीकल्चरल यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र, वह मार्ग भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि के क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा था। वह रूट, वह मार्ग, जो रेलवे का रूट था, जो मार्ग था, वह भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा था। दिस वाज प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। दिस, यह जो भूभाग था जिधर से मैं यात्रा कर रहा था, दिस वाज द प्लेन, यह मैदान था, ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। मतलब यह स्थान कैसा था? यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। कहने का आशय यह है कि दिस प्लेस इज सिचुएटेड एबव सी लेवल, अर्थात यह जो स्थान था वह समुद्र तल से अधिक ऊंचा था, मतलब समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। यह गंगा का ऊपरी मैदानी भूभाग था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधनीय, अर्थात गर्म क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? गर्म क्षेत्र। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा नदी थी, ब्राउन मीन्स भूरे रंग की, सिल्ट माने रेत। गंगा नदी में भूरे रंग की जो रेत थी, स्वालन विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी के साथ उफना रही थी। गंगा नदी में जो रेत थी, सिल्ट क्या होती है? रेत, जो गंगा नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, जिसे हम रेत के नाम से जानते हैं, और रेत भूरे रंग की थी। स्वालन विद फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी के साथ उफना रही थी। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग द 1000 ऑफ एकर्स। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो ओवरफ्लो था, जो इसका जो बहाव था, अनडेटिंग ढक रहा था, 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, अर्थात धान के हजारों एकड़ फसल को ढक रहा था। अर्थात जो गंगा नदी के बाढ़ का पानी था वह चावल के खेती के हजारों एकड़ भूमि को ढक रहा था।
अर्थात बाढ़ के पानी में क्या चावल के खेतों में क्या भरा हुआ था? गंगा नदी के बाढ़ का पानी भरा हुआ था, उफना रहा था हजारों एकड़ भूमि पर। टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। देखिए टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। वेयर जंगल्स, उत्तर दिशा की ओर जंगल थे। तो उत्तर दिशा की ओर वेयर जंगल्स क्या थे उत्तर दिशा की ओर? अर्थात जब लेखक ने उत्तर दिशा की ओर नोटिस किया, ध्यान दिया, तो उत्तर दिशा की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, अर्थात ग्रेट एक्सपेंसेस एक बहुत बड़ा फैलाव था, घास का एक बहुत बड़ा फैलाव था। हायर देन ए मैन सेड, अर्थात वह घास एक मनुष्य के सर से अधिक ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराज। अनब्रोकन एक्सेप्ट, और वह कतार जारी थी। ओकेशनल क्लम्प्स ऑफ द ट्रीज, अर्थात पेड़ों के झुंड के अलावा वह कतार जारी थी। और जो पेड़ों के झुंड के आगे जो कतार थी, जिन कतारों में बड़ी बड़ी घासें उगी थी, वह स्थान टाइगर्स के घर थे। उन घास के घरों में कौन रह रहा था? टाइगर्स निवास कर रहे थे। एलिफेंट्स, और घास में ही बड़ी बड़ी घास के अंदर एलिफेंट्स, हाथी लोगों का समूह रहता था। पाइथन और अजगर भी पाए जाते थे। एंड कोबराज, और नागों के घर थे। यह स्थान किनके घर थे? अर्थात कहने का आशय है कि जो घास के मैदान थे, जो बड़े बड़े घास के मैदान थे, जो जिन घास के मैदानों की कतार जो है पेड़ों के समूह के द्वारा ही कहीं कहीं पर टूटी हुई थी, वह घास के मैदान टाइगर्स के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, पाइथन और अजगर के घर थे, और नागों के घर थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजन। एवरीवेयर, सभी जगह, इल्स सिवाय, देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड अर्थात समतल भूमि, रनिंग टू द हॉरिजन, सभी जगह, अर्थात वहाँ पर से देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो समतल भूमि क्षितिज से मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। अर्थात मैदानी भागों में जब हम भूमि को देखते हैं तो भूमि का एक ऐसा बिंदु हमें दिखाई देता है जहाँ पर लगा करता है कि बहुत आगे, बहुत दूर जो हमारा हॉरिजन है, क्षितिज है, वह धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा ही कुछ दृश्य इसी प्रकार से दिखाई दे रहा था। बट dotted here and there by sacred banyan tree or by rows of poker trees shaped like elms, but dotted, यदा कदा, बिंदु के आकार में, here and there, यदा कदा, by sacred banyan tree, मतलब यदा कदा कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ भी थे। उस घास के मैदानों पर यदा कदा कहीं कहीं पर बरगद के भी पेड़ थे, और बाई राज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के भी वृक्ष की कतारें थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, जिनका आकार इल्म के वृक्षों के जैसे प्रतीत हो रहा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी जो तनाएँ थी वह ऐंठी हुई थी। अर्थात इन इल्म के वृक्षों के पेड़ की जो तनाएँ थी, जो पेड़ इल्म के वृक्ष के जैसे प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी जो तनाएँ थी फोल्डेड थी, अर्थात मुड़ी हुई थी, ऐंठी हुई थी, एक दूसरे से गुथी हुई थी। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट। हॉट हमिड एयर, हॉट गर्म, हमिड अर्थात नम, एयर हवा, वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट। कहने का आशय है कि गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, अर्थात बंदर उनमें से कुछ, बनरिया भी थी, बंदर भी थे और उनमें से कुछ बनरिया भी थी। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, वह अपने बच्चों को अपने सीने से चिपकाए हुई थी। कहने का मतलब ये है कि बंदरों का जो समूह था, बंदरों के समूह में कुछ बनरिया भी थी। जो बनरिया थी वह अपने छोटे छोटे बच्चियों को
अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। क्लिंगिंग मीन्स होता चिपकाए हुए थी, टू देम उनको, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वे जो बंदरिया थी, बंदरिया के जो बच्चे थे वह अपने माँ के सीने से लिपटे हुए माँ की सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट स्टेशन, ये जो बंदरों का झुंड था, स्वंग ऑफ अर्थात ये टूट पड़ते थे, कूद पड़ते थे, ट्रीज पेड़ों से, एट द स्टेशन स्टेशन पर, जो इन बंदरों का जो समूह था स्टेशनों पर अचानक आक्रमण कर देते थे या टूट पड़ते थे। ये जो बंदरों का झुंड था एक पेड़ से दूसरे पेड़ के माध्यम से स्टेशन पर आया करते थे। लुकिंग फॉर फूड, जो किस लिए आते थे? शायद भोजन की तलाश में स्टेशन पर आया करते थे। दी विलेजेस वी पास्ट, द विलेजेस गांव, वी पास्ट जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, हैड वॉल्स उनके जो घरों की दीवारें थी, मेड ऑफ मड वह कीचड़ से और मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, कहने का आशय है कि जो घरों की दीवारें थी वहाँ पर जो गांव दिखाई दे रहे थे, जिन गांवों से होकर के हम गुजरे, उन गांव के जो घरों की दीवारें थे वह कीचड़ से, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। कीचड़ से और पानी और गाय के गोबर को मिलाकर के घरों की दीवारें बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैट, देयर उनके पीक्ड रूफ, पीक्ड मीन्स होता है चोटी, उनका जो चोटी थी, उनके जो चोटी की छत थी, छप्परें थी, वेयर थैट छाए हुए थे। फिर से देखो, देयर उनके, देयर मीन्स उनके, पीक्ड, पीक्ड मीन्स चोटी, रूफ, रूफ मीन्स छत, वेयर थैट छाए हुए थे, उनकी जो छतें थीं, उनकी जो ऊंची ऊंची उन घरों की छतें थी, वेयर थैच्ड वह छप्पर से छाए हुए थे। बंडल ऑफ ग्रास, उन छप्परों में क्या लगा हुआ था? बंडल ऑफ ग्रास अर्थात घास का बंडल लगा हुआ था, गट्ठर लगा हुआ था, टाइड टू बम्बू पोल्स जो बांस के खंभों से बंधा हुआ था। जो छप्पर छाया हुआ था, छप्पर किसका छाया हुआ था? घास के बंडलों का छाया हुआ था, और जो घास के बंडल थे वह बांस के खंभों से बंधे हुए थे। स्ट्रेड अक्रॉस दी राफ्टर, स्ट्रेड वह घास का जो बंडल था, स्ट्रेड बिखरा हुआ था, अक्रॉस दी राफ्टर अर्थात जो छप्पर का ठाठ बंधा हुआ था, उन्हीं छप्पर के ठाठ के ऊपर घास का जो बंडल था बिखरा हुआ था और उसे सुरक्षापूर्वक बांधा गया था। दैट डे वह दिन, दैट डे वह दिन या उस दिन, द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, द डे उस दिन जब मैंने देखा तो पंपकिन वाइन जो लौकी की वाइन थी, वाइन मीन्स लताएं, वाइन क्या होती हैं? लताएं, जो लौकी की लताएं थी, दैट ग्रीव जो उगी हुई थी, ओवर देम उन पर, अर्थात उस दिन मैंने देखा कि जो लौकी की लताएं थी, जो लौकी के जो पेड़ थे उनकी लताएं छप्परों में चढ़ी हुई थी, उनको जो है उन पर जो है घने रूप से चढ़ी हुई थी। जैसे कि आप लोग गाँवों में प्रायः देखते हैं छप्पर के ऊपर जो लौकी का पेड़ होता है वह छप्पर को पूर्ण रूप से ढके हुए होता है। वेयर इन ब्लूम, वो जो लौकी के जो पेड़ थे, वेयर इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है उसमें फूल विकसित थे, लौकी के पेड़ों में फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल, ट्रेलिंग स्टिक जो धारियां लटक रही थी, जो पीले रंग की धारियां लटक रही थी, ओवर ड्राइव वॉल अर्थात बदमैली दीवालों पर पीले रंग की धारियां लटक रही थी। जो घरों की बदमैली दीवारें थी उन पर पीले रंग की धारियां लटक रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन जो मेरी दिनचर्या थी, ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का, जो मेरा बातचीत करने का जो मेरा कार्यक्रम था, विद पीपल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड अर्थात बाधित हो गया। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा रूटीन, मेरा कार्यक्रम बाधित हो गया, अर्थात जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा था उस कार्यक्रम में बाधा पड़ गई। एज सून एज, ज्यों ही, एज सून एज ज्यों ही, आई एलाइटेड
एलाइटेड मीन्स होता है गॉट डाउन। जीव ही मैं उतरा, किससे उतरा? ट्रेन से उतरा। जीव ही मैं ट्रेन से उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप एक समूह ऑफ यंग चिल्ड्रेन। यंग चिल्ड्रेन मीन्स होता है नवयुवक या छोटे छोटे बच्चों का एक समूह। गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर आसपास एकत्रित हो गया। अर्थात जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, एक नवयुवक बच्चों का समूह ने मुझे घेर लिया, मेरे आसपास या मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, दे वेयर सेलिंग, वे बेच रहे थे। कौन सी चीज़ बेच रहे थे? बास्केट्स, वे अपनी टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, टोकरियाँ कैसी थी? हैंड ओवन अर्थात जो हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट, रीड बास्केट का मतलब नरकुल, आपने देखा है नरकट, नरकुल। ये टोकरियाँ नरकट की बनी हुई थी। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जिनका जो डिज़ाइन था, रूपरेखा था और जिनका नमूना था बहुत ही साधारण था। अर्थात साधारण नमूने की और साधारण नमूना एवं रूपरेखा की बनी हुई सरकंडे की टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड दी बास्केट हाई, दे उन शरणार्थी बच्चों ने हेल्ड उठाया बास्केट टोकरियां हाई, अर्थात वे शरणार्थी बच्चे अपने अपने टोकरी को ऊंचाई पर उठाए हुए थे। अर्थात वे लोग टोकरी को अपने हाथों की ऊंचाई पर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्द कह रहे थे, अर्थात चीख रहे थे। कहने का आशा ये है कि वे शरणार्थी बच्चे अपने टोकरियों को हाथों में लेकर के उठा करके कुछ शब्द कह रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उन शब्दों को नहीं जान सका। जो शरणार्थी बच्चे कुछ कह रहे थे, मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो जो बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे, वो हिंदी बोल रहे थे। दो चिल्ड्रेन वेयर स्पीकिंग इन हिंदी, सो द राइटर वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड दी वर्ड्स ऑफ चिल्ड्रेन। कहने का आशा ये है कि वे बच्चे हिंदी बोल रहे थे, इसलिए जो हमारा राइटर था, लेखक था, वह उनके शब्दों को समझने में असमर्थ था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, बट कन्वेइंग, लेकिन कन्वेइंग मीन्स एक्सप्रेस कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, अनमिस्टेकेबली यानी निश्चित रूप से, देयर डिज़ायर अपनी इच्छा को। लेकिन उनकी जो टोकरी उठाने की उनका जो टोकरी उठाने का जो क्रम था, उससे उनकी इच्छा को आसानी से समझा जा सकता था कि वे टोकरी क्यों उठा रहे थे। तो शायद उनके उठाने का तात्पर्य था कि वो अपनी टोकरियों को बेचना चाहते थे। और चूँकि ढेर सारे बच्चे थे, इसीलिए सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि मेरी टोकरी बिक जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे? दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये कैसे बच्चे थे? यही पैराग्राफ पढ़ लो बस। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। कैसे बच्चे थे? शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हेन पार्टीशन, जब बंटवारा हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वाज डिक्रीड यानी घोषित हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ था तो 100,000 ऑफ पीपल, 100,000, कहने का आशा ये कि 100 मीन्स सैकड़ों, मतलब 1000 का सैकड़ों कितना होगा? 1 लाख। अरे सैकड़ों की संख्या में 1000 पीपल यानी हजारों लोग, अर्थात लाखों लोग। इसका मतलब क्या हुआ? 100,000 पीपल पुल्ड अप देयर रूट, 100,000 पीपल अर्थात लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट, अपने घरों को उजाड़ दिया था। लाखों लोगों ने अपने घरों को उजाड़ दिया था, अर्थात लाखों लोग जहाँ पर रह रहे थे उन्होंने अपना निवास स्थान छोड़ दिया था। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपने निवास को बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया था। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, 9 मिलियन पीपल, लगभग 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, और कहाँ गए? भारत आ गए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, क्योंकि वह धार्मिक उन्माद की वजह से भयभीत थे। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था। पाकिस्तान को छोड़ने का प्रमुख कारण था क्योंकि वे लोग धार्मिक उन्माद की वजह से
डरे हुए थे, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर लगभग मुस्लिम लोग ही निवास कर रहे थे, और उस समय जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे, अर्थात उस बॉर्डर में रह रहे थे, उन्होंने सोचा कभी हमारा धर्म खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए भारत चला जाए। दे वेयर पुअर पीपल, वे कैसे लोग थे? गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, कहने का आशय यह है कि जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया तो वे लोग गरीब थे। दे वेयर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया तब वे लोग गरीब थे, तभी से वे लोग गरीब थे। दे वेयर पुअरर, लेकिन वे लोग और भी गरीब हो गए। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा को शुरू किया तो वे लोग और भी अधिक गरीब हो गए। कहने का आशय यह है कि जब उन लोगों ने अपनी यात्रा को शुरू किया था तो वे लोग पहले से ही गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने लंबी पैदल यात्रा को जारी किया तो वे लोग और भी अधिक गरीब हो गए। फार, क्योंकि फार का अर्थ हमेशा के लिए ही नहीं होता है। फार दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करता है, जैसे हम आपको बता भी चुके हैं। फार, क्योंकि ऑल दे, वे सभी। कुड कैरी, क्योंकि वे सभी लोग जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था, कुड कैरी, ले जा सकते थे। वाज अ बिट ऑफ फूड, एक भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा ले जा सकते थे, क्योंकि वे सभी लोग जिन्होंने पाकिस्तान को उस समय छोड़ा था तो वे लोग अपने साथ क्या ले जा सकते थे? बताइए। उन्होंने अपनी ज़मीन, अपने खेत तो छोड़ दिया ऑलरेडी जो वहाँ पर अवेलेबल थे, तो दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, तो वो केवल एक भोजन का थोड़ा सा अंश या टुकड़ा ही अपने साथ ले जा सकते थे। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और अपने साथ कुछ वस्तुएं ले जा सकते थे। फ्यू मीन्स कुछ, बिलोंगिंग माने होता है वस्तुएं या सामान, पासेशंस। सुन, शीघ्र ही दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे लोग भोजन रहित हो गए। अर्थात जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया तो शीघ्र ही वे लोग भोजन रहित हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। आ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया था। दे बिगैन टू फॉल बाई वे साइड फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर। देखिए, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था उसके कुछ दिनों के बाद। दे बिगैन टू फॉल, वे गिरना शुरू हो गए। दे बिगैन टू फॉल, वे लोग गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड, सड़क के किनारे। बाय द वे साइड, वे लोग सड़कों के किनारे गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से। अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने यात्रा करना शुरू किया था लेकिन उनके पास में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था रास्ते के लिए, तो वे लोग भूखों अर्थात भूखमरी की वजह से ही रास्तों में गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड, और कुछ लोग भूख और प्यास की वजह से मर भी गए। वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे। वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे वे लोग मर भी गए। अर्थात भूख और प्यास की कमी की वजह से उन लोगों ने वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।